Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to a soft skill discussion on interview etiquettes. आज की क्लास की हमारी मेजर थीम ये होगी कि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डिस्कस करना है द फिलॉसफी ऑफ इंटरव्यूज, व्हाई दे आर कंडक्टेड, व्हाई यू आर हियर एंड वेयर योर पोजीशन इज व्हेन यू आर अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल. ठीक है, आपको इंटरव्यू से पहले जो एंजाइटी रेगुलेटिंग मेथड्स होते हैं वो मैं आज थोड़े से बता दूंगी. उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्मल एटिकेट्स के बारे में बताऊंगी. फिर उसके बाद एक मेरा डिस्कशन पैटर्न होगा ऑन हाउ फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स. आप लोगों ने अब अपना ना रिटन पार्ट और सबसे मुश्किल चीज़ क्वालिफाई कर ली है. इंटरव्यू की फिलॉसफी ही ये है कि दे आर गोइंग टू सी द पर्सन एंड दे आर गोइंग टू सी के इज व्हाट दिस पर्सन हैज़, इज दिस पर्सन द करेक्ट पर्सन वी आर लुकिंग फॉर, इसका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द जॉब है या नहीं. और हम लोगों ने किस तरह पैनल मेंबर्स को बिलीव करवाना है कि वी आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब. ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज पे आप लोगों की बात करेंगे. फिर हम लोग ना थोड़ी सी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग पे बात करेंगे. फॉर इंस्टेंस आप लोगों के ऊपर इंटरव्यू के दौरान एक बुरी सिचुएशन आती है, उसको हम लोगों ने हैंडल किस तरह करना है, किस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करना है कि हमारा क्राइसिस अवर्ट हो सके और वो जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है इट हैज़ टू रिमेन एज स्मूथ एज पॉसिबल. फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेस कोड. आई एम गोइंग टू एड्रेस स्पेसिफिकली टू द फीमेल्स एंड सर विल एड्रेस टू द मेल स्टूडेंट्स. और उसके बाद मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजर की थोड़ी बात बताऊंगी. तो और फिर देन आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें यू कैन आस्क मी अबाउट माय एक्सपीरियंस. मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ. CSS के इंटरव्यू से पहले आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और मैं आई हैव बिन गेटिंग इंटरव्यूड एवर सिंस माय यूनिवर्सिटी करियर. मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज़ दिए थे. कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है और गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है. तो रेस्ट अश्योर्ड कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जिसकी वजह से आज मैं ये क्लास आप लोगों की कंडक्ट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ना, हम लोग ज़्यादातर इंटरव्यू के प्रोसेस में फोकस कर रहे होते हैं कि नॉलेज एक्यूमुलेशन क्या करनी है, हमने इम्प्रेस किस तरह करना है पैनल मेंबर्स को बाय स्टेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स और कि हमने नॉलेजेबल. The best part is कि उन्हें पता है कि you're knowledgeable and capable enough to appear in front of the panel. लेकिन अब उन्होंने ये देखना है कि the person behind the knowledge, the person behind the written language, इस बंदे को अब why should we pick this person? बेसिकली, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का, तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी में हम लोगों को सिखाया ही जाता था कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे किस तरह काम करना है. अगर हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यू के सामने अपीयर हो रहे हैं तो द डूज एंड डोंट्स. काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अगेन नॉलेज एक्यूमुलेशन और क्रैम्ड नॉलेज, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी और हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि आप लोग ना मुझे एक थोड़ा सा रन डाउन दे दें. और फिर उसके बाद आई एम अवेलेबल दिस मंथ, तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी 1-on-1 डिस्कशन करनी है इस सेशन के बाद तो वो भी आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट. सबसे पहले ना लेट्स लाइक हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन सेशन. तो हाउ वुड यू फॉर्मली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Miswari and I'm from Miyawali. We are 11 sisters and I have one brother. I got my education from Miyawali, then I did my BBA followed with my MS from International Islamic University, Islamabad. After completion of my graduation, I started working as an intern in the National Islamic University Administration Department under Prime Minister Youth Training Scheme. After completion of my internship, I started working as an assistant residential house tutor in the National Islamic University female hostel, along with my MS degree. After completion of my MS, I moved back to Miyawali. I started working as an operational manager in a private pharmaceutical firm in Miyawali. Currently, I am working in that firm. You're working in that firm? In that private firm. ठीक है. एंड अब आपने तो इंट्रोडक्शन मुझे दिया ना, तो यू हैव फोकस्ड ऑन योर फैमिली, योर एजुकेशन एंड योर वर्क एक्सपीरियंस. कोशिश ये किया करें कि आप लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक भी दें, एज इन कि व्हाट एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, होपिंग टू सिक्योर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार. राइट, थोड़ा सा ना हम लोगों ने अपने इंटरव्यू, हम ये नहीं करते कि प्रॉपरली अपना इंटरव्यू एंड कर दें कि बस दिस वाज माय वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज माय एकेडमिक एक्सपीरियंस. थोड़ा सा हम लोग ना एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं टू द पैनल मेंबर्स कि यहाँ से अब आप लोग आगे स्टार्ट करें. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन. अगर आपसे कोई पूछ रहे हैं ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या अपने बारे में कोई भी चीज़ मुझे बताएं, तो आप लोग उनकी तरफ देख के ना आप सिर्फ अपने बारे में बोलोगे लेकिन थोड़ा सा एक इन दोगे
इनिंग यानी ताकि वो आपको उसके ऊपर आ सके, ठीक है। तो अपने इंटरव्यू में ऐड द अपॉर्चुनिटी कि आई एम हैप्पी टू बी हियर या व्हाट फ्यूचरिस्टिक आउटलुक आई हैव टुवर्ड्स सिक्योरिंग दिस पोजीशन, ओके। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? First of all, thank you that you gave me the opportunity of introducing myself. Here is Emma Hidalgo. I hail from a town in Texas, Constitution District, Hyderabad. I did my master's in mathematics. In my university tenure, I played the role of leadership and competency, which further flourished the capability of management and the teamwork. After my graduation, I remained associated with some private schools as an honorary teachers and some skill learning programs. Although I didn't serve in any governmental department, yet still I am running for a good opportunity that match my interest and abilities and strengthen the department. एक्सलेंट। आपने अपने इंटरव्यू में ना वो भी दिया है कि मतलब अभी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ पे भी फोकस किया, स्किल्स पे भी फोकस किया। एक जो चीज़ थी ना एमन जो आपने थोड़ी सी मिस की है, मैं चाह रही हूँ कि आप ना एजुकेशन और वर्क पे ना थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें ताकि आपका ना इंटरव्यू की लेंथ, इंट्रोडक्शन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। हाँ, बैचलर्स को भी ऐड करें और वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और ऐड करें। मिसबा का ना टाइम अच्छा था, आप सबका टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये भी आई विल टेल यू द मिस्टेक्स दैट आई मेड एज वेल। मैं अपने इंटरव्यू के प्रोसेस में जब मैंने फर्स्ट टाइम CSS का इंटरव्यू कर रही थी ना प्रिपेयर, तो उस टाइम मैंने कोई 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने कहा था कि आपने इतना करना है। लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट किया ना मॉक इंटरव्यू में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। तो उसको क्रिस्प करके ना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन आप लोग अपना प्रिपेयर करें। ये 1 मिनट का जो इंट्रोडक्शन होगा ना, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द पैनल। तो इसमें हम लोग फोकस करें कि अपने नाम को अपना नाम लेना ही एक बहुत बड़ा पावर मूव है कि मतलब दिस इज़ मी, आई एम हियर, ठीक है। तो अच्छा एमन, एक जो आपकी लाइन है ना, हियर इज़ एमन, डू नॉट टॉक अबाउट योर सेल्फ इन थर्ड पर्सन, आई एम एमन, ठीक है। हियर इज़ नहीं, थर्ड पर्सन में अपने आप को अपने से बात नहीं करनी। वो थर्ड पर्सन हम एकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं, लेकिन हम इंटरव्यू के दौरान अपने आप को फर्स्ट पर्सन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपने सिर्फ अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा नेम और एजुकेशन को हैंडल करना है। और हाँ मिसबा, आप ना फैमिली वाले पोर्शन को एक्सक्लूड कर सकते हो अगर इंटरव्यू थोड़ा छोटा करना हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी आपका बहुत अच्छा था, आपकी एंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी, आप introduce yourself. Thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself. I am Mohammed Shahzad. I belong to District Madan, and I have done my bachelor's in civil engineering from the University of Engineering and Technology, Peshawar. Currently, I am enrolled in Master's Civil Structural Engineering in the same university, and I have worked as an assistant engineer in my consultancy firm. My father is a government officer. He is from the health department and retired as district health officer in Malapin. My siblings, I have 3 brothers and a single sister. I applied for the planning and development department's branch planning officer seat, and I look forward to work with you. Thank you. अच्छा, ये जो आपकी लास्ट लाइन थी ना, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू, ये इंश्योर करवा रही है एग्जामिनर को कि यू ऑलरेडी हैव द पोजीशन। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ यू, ठीक है, टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से हम एंड करते हैं ना, लेकिन वर्क विथ यू नहीं। अब आप जिस कमीशन के पास है ना, हाँ, वर्क इन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, नॉट यू। अगर हम कॉर्पोरेट सेटिंग में होते हैं ना, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि इस HR वाले बंदे के साथ या हमारा जो मैनेजर है उसके साथ हमने काम करना है। इनके साथ ना हम लोगों ने काम नहीं करना, देर जस्ट रिक्रूटिंग अस फॉर दैट स्पेसिफिक पोजिशन। सो डू नॉट से द वर्ड यू। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग एज एन, और फिर अपने नाम बस ये, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी, बस इस पे भी हम एंड कर सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन का आप नाम बता दें, ठीक है। उसके बाद ना वन थिंग दैट यू कैन एक्सक्लूड इज फादर वाला पार्ट एंड सिबलिंग वाला पार्ट, ठीक है। सिबलिंग वाला पेरेंट्स को हम फिर भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ कि ना अपना इंट्रोडक्शन इस तरह केटर करें टूवर्ड्स द जॉब दैट यू आर गोइंग फॉर, ठीक है। इस जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू सूट कर रहा है या नहीं, मेरे फादर की जो पोजीशन है वो इस जॉब के लिए इज इट हेल्पिंग किसी तरीके से, या मेरे सिबलिंग्स जो कर रहे हैं इस टाइम, इज इट हेल्पिंग टूवर्ड्स द जॉब दैट आई एम गेटिंग, ठीक है।
तो हम लोग अपना इंटरव्यू भी इस तरह टेलर करते हैं कि इज वेयर गोइंग टूवर्ड्स दिस पोजीशन, मेरा इंट्रोडक्शन मुझे किस तरह सूट कर रहा है टूवर्ड्स दिस स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अपनी जॉब्स की ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। और सेकंड सेशन में आपको एक और चीज़ बताऊंगी, ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thanks for giving me opportunity to introduce myself. My name is Adil Qurban. I hail from Bimbarabad, Kashmir, that is located on a very important geostrategic location. I did my bachelor's in electrical engineering from Mirpur University of Science and Technology in 2016, and I have completed my master's in engineering management from Capital University in 2021. I have worked as a junior lecturer for 1 year under the Prime Minister Youth Internship Program in Mirpur University of Science and Technology. My aim of life is to join the civil services of Pakistan, and I am preparing for it since my graduation. And I think so that I will do my best in the customs department if I am selected because of my engineering field. ठीक है, अच्छा। अब आपकी जो थी ना इंट्रोडक्शन शुरू का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक जो पॉइंट मैं अब करूँगी, एम ऑफ लाइफ इज़ CSS नहीं होना चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जिस जॉब के लिए जा रहे हैं ना, वो जो पोजीशन है वो बेसिकली आपको देख रहे हैं एज कि कैन आई रिटेन दिस पर्सन। ठीक है, अगर आप उनको ये बता रहे हैं ना कि मेरी एम ऑफ लाइफ एक और जॉब है, तो उससे ये उसको पता चल रहा है कि दिस पर्सन विल लीव द जॉब, सो व्हाई शुड वी हायर देम, जब हमें पता है कि कोई और बंदा इस जॉब को नहीं छोड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशंस और जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं ना, इनका जो गोल होता है वो रिटेंशन है, एम्प्लॉई रिटेंशन एटलीस्ट 1 ईयर, कि ये बंदा इस जॉब के लिए 1 ईयर रहे। अगर आप बता रहे हैं ना कि मतलब मेरा एम इन लाइफ ही कुछ और है, तो उससे उसको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे ने इधर नहीं रहना, इसका CSS क्लियर होगा, ये चला जाएगा, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। ठीक है, तो अपना एम ना, मैं आप लोगों को ये बार बार बता रही हूँ, अपनी जॉब के मुताबिक इंट्रोडक्शन टेलर करें, अपना एम इन लाइफ इस जॉब के मुताबिक टेलर करें। आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस गिवन पोजिशन एट दिस वेरी मोमेंट, एंड इफ़ यू डू नॉट पिक मी it will be your loss। ये बेसिकली हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए गोइंग इनटू द इंटरव्यू। ठीक है, तो द वन पार्ट दैट आई विल आस्क यू टू एक्सक्लूड इज द एम ऑफ लाइफ इन CSS। वो, और ये बहुत अच्छा था, ये इंशाल्लाह जब आपका CSS एग्जाम क्वालिफाई होगा ना, देन यू कैन टॉक, ये आप FPSC के पैनल को बता सकते हैं। ठीक है, तो तब जाकर ना, तब इट विल मेक अ लॉट सेंस। और फिर वो, और उस टाइम भी अभी भी शायद हम लोग उस टाइम हमारा इंट्रैक्शन ना हो, तो मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम भी कस्टम्स मत कहिएगा। Don't stick to one group. Just say कि the aim of my life has always been to join the civil service of Pakistan. उसके बाद वो जो भी ग्रुप आपको देते हैं, you're thankful to have it. ठीक है, तो आप सबको आज अपने इंट्रोडक्शंस के थ्रू ना ये बात पता चल जानी चाहिए कि वही वाली बात, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी बिहाइंड गोइंग इनटू द इंटरव्यू हमारा ये होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। मैं ये बार बार रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों के दिमाग में ना ग्रिल हो जाए कि मेरे से बेहतर इस पोजीशन के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो इंट्रोडक्शन मैटर्स, योर फर्स्ट इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर, टू द पैनल मेंबर्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद ना, अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि द एंग्जाइटी बिफोर द इंटरव्यू। जब हम लोग जाते हैं ना, हम लोग अपने, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ, जब हम FPSC के गेट के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एप्लीकेंट्स होते हैं, और वो सब लोग ना उस टाइम डरे हुए होते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली ना बस डिस्कस कर रहे होंगे वगैरह। मेरी एक आप लोगों के लिए एडवाइस ये होगी कि ना, शुरू में एटलीस्ट, शुरू का वो जो टाइम होता है जिसमें अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, उस टाइम ना रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मच टू अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, उससे ये होगा कि मतलब आप ना जस्ट कीप टू योरसेल्फ, अपने आप को ना थोड़ा सा अलग रखना है, और थोड़ा सा ना इसलिए क्योंकि अगर आपने लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दी ना, तो शायद किसी और की एंग्जाइटी आपके ऊपर रब ऑफ ना कर जाए, शायद आप उसका डर अपने ऊपर ना डाल लें। ये ना हो कि आप लोग क्या कहते हैं, शुरू में सुबह को अभी मेंटालिटी हम लेके गए थे कि बस मैंने इस इंटरव्यू को एस करना है, लेकिन उधर जाके किसी और की बात सुन के हमें डिप्रेशन हो गया। तो थोड़ा सा अपना आप को एक्सक्लूड करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बंदा है वहाँ पर जो आपको थोड़ा पॉजिटिवली पंप कर सकता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि ना, सबसे अच्छा पंप करने के लिए ना आपके पेरेंट्स होते हैं, या आपके सिबलिंग्स होते हैं, या वो एक बंदा जो आप पर ना बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि यू कैन डू इट, राइट। हैव अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन विद देम बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू, ताकि आप लोगों का माइंडसेट अच्छी जगह पे हो। तो एंग्जाइटी रिटेंशन के लिए, एंग्जाइटी एलिमिनेशन के लिए ना, सबसे पहले आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी मैटर करती है। एक्सक्लूड योर सेल्फ फ्रॉम पीपल यू थिंक विल सैबोटेज योर इंटरव्यू। ठीक है, number 1. Number 2, scientifically na, on an empty stomach
एंड जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती तो उससे ये होता है कि आप ज़्यादा एंक्शस होते हो। ये बात मेरी प्लीज़ याद रखिएगा कि आई नो, मुझे पता है इस प्रोसेस के दौरान नींद नहीं आती, आप लोग रात को नहीं सो पाएंगे ठीक तरीके से, और मतलब लेकिन ये रूल रखें, रात को 12 बजे के बाद ना फ़ोन हम लोगों ने ऑफ कर देना है, और हम लोगों ने कोशिश करना है कि हमारी 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर हुई हो। 7.5 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिफोर योर इंटरव्यू। जो आप लोगों ने अपनी नॉलेज रिटेंशन की हुई है ना, वो उधर जमा भी हो जाएगी सारी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन ईच ब्रेन सेल दैट यू कैन सेव इन दिस एंटायर प्रोसेस, उसको करें। और बल्कि नींद पूरी करनी है, और सुबह को ना हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है, जस्ट अ लाइट ब्रेकफास्ट, एनीथिंग, ताकि यू आर नॉट गोइंग इनटू इट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वो जो जगह होती है ना, वो बहुत ही साइलेंट होती है, वहाँ पे छोटी छोटी नॉइज, इवन अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो अगर किसी को भूख लग रही है वगैरह, तो पैनल मेंबर्स के सामने ना बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप लोगों की ना खाना खाया हो, नींद पूरी हुई हो, लोगों से अपने आप को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा साथ पे बैठ सकते हैं, वो करें। फिर उसके बाद ना हर बंदे की एंग्जाइटी रिलीविंग मेथडोलॉजीज डिफरेंट होती हैं। हर बंदे को पता है कि वर इन आवर 20s, हम सबको पता है कि इतने टाइम से अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो मैं ये, कुछ लोग ये करते हैं कि कुरान की आयत सुनते हैं कि इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास उधर फ़ोन्स लेके जाने का को अलाउड है, तो आई वुड से हाईली सजेस्ट कि आप वर्सेस सुनें, कोई स्ट्रॉन्ग वर्सेस ना हेडफोन्स पे लगाकर आराम से आप सुने, ताकि यू कैन स्टे कॉम। कुरानिक रेवलेशन, जो कुरानिक आयात सुनकर ना आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, एंड देन यू कैन हैव फेथ इन द हायर बीइंग के जो भी हो रहा है ना लाइफ में, वो किसी पर्पस के लिए हो रहा है, और इंशाल्लाह आज भी जो होगा वो मेरी ही बेहतरी के लिए होगा इन माय फ्यूचर, ठीक है। तो हम लोग हमेशा हैव स्टर्न फेथ इन द यूनिवर्स, इन गॉड, एंड बेसिकली द हायर डीटी। फिर उसके बाद अच्छा, कुछ लोगों को वर्सेस से सुकून मिलता है, कुछ लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को उससे सुकून मिलता है। टू ईच हिज ओन, हम लोग किसी को जज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है दैट कॉम्स योर नर्व्स डाउन, तो आप वो सॉन्ग भी सुन सकते हैं। मेरे CSS के इंटरव्यू से पहले एक मेरी फेवरेट एल्बम थी, तो मैं वो सुनती थी। मैं किसी दिन कुछ सुन रही होती थी, किसी दिन कुछ सुन रही होती थी, जस्ट ताकि मेरी नर्व्स कॉम रहे, ठीक है। तो लिसनिंग टू समथिंग एल्स, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुबह को ना अगर मूड नहीं अच्छा, तो कोशिश करें अपने आप को एक फॉल्स ऑप्टिमिज्म से गुजरवाएं। डोंट गो इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस विद अ मेंटालिटी कि आई विल नॉट क्वालिफाई। आप लोगों की का जो माइंडसेट होता है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को शेप करता है। माइंडसेट ही आपका इस तरह का होना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। लड़कियों को ना इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत होता है कि मतलब आई डोंट डिजर्व द रोल दैट आई इन, आई डोंट, मैंने ये बस मैं लकी हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को हम लोगों ने कम्प्लीटली साइड पे रखना है, और हम लोग इस परस्पेक्टिव से जा रहे हैं कि अगेन आई डिजर्व टू बी इन दैट सीट एंड आई विल गेट दिस सीट नो मैटर व्हाट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं, एंग्जाइटी पे डिस्कशन कर ली, तो थोड़ा सा एटिकेट्स पे आते हैं। एटिकेट्स पे हम थोड़ी सी ये डिस्कशन करेंगे कि मतलब हम सबको पता है कि जब हम एंटर हो रहे हैं इनटू द रूम, तो हम लोगों ने पूछ के एंटर होना है। हम लोगों ने थोड़ा सा वो जो एक वॉक होती है टूवर्ड्स द सीट, वो अच्छे तरीके से करनी है। हम लोग ना अपनी सीट पर बैठ कर ना थोड़ा सा अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना हम लोगों ने ओपन करना है। अभी आप सब लोग थोड़ा स्लाउच हो रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा पीछे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन करें, ठीक है, ओपन बॉडी लैंग्वेज, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यू एक्सूड डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप यूं करके अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, या फिर आप यू हैव टू सिट लाइक दिस कि आई एम ओपन, और मतलब यू कैन आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल एड्रेस टू इट। फिर मेक डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने मास्क उधर पहने होंगे या नहीं, किसी को पता है? आप लोग मास्क नहीं पहने होंगे। हमारे बारे में मास्क था, तो इसलिए वो थोड़ी सी बचत हो जाती थी एक्सप्रेशंस वाइज, लेकिन ना अपना एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट विद द एग्जामिनर बहुत मैटर करता है। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन और अपने आंसर्स को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो अपने आप को शीशे में ज़रूर देखा करें कि मैं क्या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन बन रहा है जब मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है, जब मुझे कोई चीज़ आ रही है। कोई आंसर आपको आता है ना, तो थोड़ी सी डोंट शो एक्साइटमेंट ऑन योर फेस के यस हाँ ये आई नो दिस, और फिर वो ताकि वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अच्छा इसको ये आता है, तो विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अपने, या फिर कोई चीज़ नहीं आती तो फिर यूं करके उसकी तरफ बड़ी आंखें करके मत देखें कि ओ नो मुझे ये नहीं आता, अब मैं क्या करूं। आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को ना स्टोइक फेस रखना होता है। एक स्टोइक फेस ये कि मतलब स्टर्न फेस, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, आपकी एक्सप्रेशन से ये ना जाहिर हो रहा हो कि आप स्माइल कर रहे हैं या आप लोग अफसरदा हैं वगैरह। जस्ट अ कॉम स्माइल, लाइक अ स्माइल भी इस तरह की हो आपकी कि मतलब ज़्यादा बड़ी ना हो लेकिन थोड़ी सी हो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि दिस इज़ अ फ्रेंडली कैंडिडेट। ठीक है, माशाल्लाह से ऑल ऑफ यू हैव वेरी फ्रेंडली फेसेस, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस चीज़ में मसला नहीं होगा। लेकिन अपने इंटरव्यू एटिकेट्स के दौरान ना अपने आप को शीशे में देखें, और अगर आप लोगों को यहाँ से रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं ना अपनी, जिसमें आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग्स लें और उसमें अपना फेस देखा करें टू व्हेन, जब अपना आंसर आप दे रहे हैं यानी। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी मैंने नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज पे आपके पोस्चर पे डिस्कशन कर ली और फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी डिस्कशन कर लिया। उसके बाद लेट्स अज्यूम कि फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन है जो अब नहीं आ रहा, ये सबके साथ होगा, हम सबको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ लोगों के साथ ये ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के साथ ये कम होगा। Trust me when I say this, there are a lot of people who have still managed to qualify the exam even if they don't know anything. यानी मेजॉरिटी, ये नहीं कि आपको कुछ भी ना आता हो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उनके ड्रॉप हो गए, उसके बावजूद पीपल हैव स्टिल क्वालिफाइड, एंड येट उन लोगों ने भी क्वालिफाई किया जिन्हें लगा था कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्वालिफाई क्योंकि कोई ना कोई मसला आया। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो हाउ विल यू आंसर मी? I'll simply say sorry. नहीं, सॉरी नहीं बोलना। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू से सॉरी। ये थोड़ा सा आपने वो आप ना, जो जब नहीं आता ना तो टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि इंस्टेंटली सॉरी बस नहीं आता, ये नहीं हमने करना, हमने थोड़ा सा पॉज लेना ताकि एग्जामिनर को एटलीस्ट ये बात समझ आ रही हो कि वो एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों का अगर 20 सेकंड का पॉज हो जाए ना तो उससे हमारा दिमाग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि इस बंदे को ये बंदा सोच रहा है अभी। आप लोग थोड़ा सा मतलब पॉज करें, नीचे देखें या कहीं पे ना अपनी डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना मेंटेन करें उस टाइम एग्जामिनर के साथ कि आप उसी की तरफ देख के सोच रहे हैं। थोड़ा सा कहीं आप नीचे भी कर सकते हैं अपना आई कांटेक्ट, और फिर उसके बाद दोबारा एग्जामिनर की तरफ देखें और कहें कि सर आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर इट एट द मोमेंट, हाउएवर आई विल गो लुक इनटू इट। ठीक है, आई लुक इनटू इट का ये मतलब है कि अब ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये लाइन पहली दफा के लिए होगी। पहले आप अपना फ्रेज बताएंगे, आपने अपना फ्रेज इस तरह प्रिपेयर किया हुआ है कि ये आपकी कॉन्टिजेंसी प्लान है कि अगर कोई चीज बुरी हो रही है ना तो आई एम वेरी सॉरी, आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस एट द मोमेंट, या आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, हाउएवर आई विल लुक इनटू इट, या आई विल रिसर्च इट आफ्टर द इंटरव्यू। इससे ये एग्जामिनर को शो होता है कि आप यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट यू हैव मेड, और ये ओपन, ये बहुत एक अच्छा फीचर है क्योंकि हमारी जॉब्स में ये सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हमें नहीं पता होगा कि सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है, लेकिन हमने अब्रप्टली एग्जामिनर को नहीं कहना कि आई कांट डू दिस या आई कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन एनीमोर। हम लोगों ने ये करना है बेसिकली एग्जामिनर को कि वी आर गोइंग टू, हम पॉज करें टू थिंक ऑल द ऑप्शंस, नंबर 1, नंबर 2, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो वी आर गिविंग देम अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी कि आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डिक्शनरी, आई एम नॉट गूगल, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर जाके इस पर रिसर्च कर सकती हूँ और आई विल लर्न फ्रॉम इट। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोगों का एक अच्छा सा फ्रेज प्रिपेयर्ड हो। सेकंड और थर्ड टाइम अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो बस फिर जस्ट लुक एट देम अगेन, थोड़ा सा पॉज लें, फिर उसके बाद उनसे कहें सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, आप ये कह सकते हैं, एंड हैव मल्टीपल फ्रेजेस प्रिपेयर्ड। ठीक है, आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट भी हो सकता है, एट द मोमेंट ये इंसिन्यूएट करा रहा है कि वैसे मुझे ये आता है लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन है, तो लेकिन आई एम विलिंग टू गो बैक एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक ये तो गो गूगल ये इस तरह के फ्रेजेस जिसमें आपने इन केस यू कैन नॉट आंसर तो क्या फ्रेज हमें देने चाहिए, इसकी लिस्ट पड़ी हुई है इंटरनेट पे, आप लोग देख लेंगे, जो चीज़ आपको सूट कर रही है एट द एंड ऑफ द डे उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिजेंसी प्लान हो जाता है। फिर उसके बाद ना डू नॉट फ्रीक आउट, उन्हें पता है कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकेंगे, हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, हमें लगता है कि ओ नो इससे पता चल गया कि हमें शायद कुछ भी नहीं आ रहा और मतलब मेरी सारी इनकॉम्पिटेंसीज अब एग्जामिनर के सामने आ गई हैं। दे नो कि यू आर ह्यूमन, दे नो कि
एवरीवन गोज थ्रू दी स्टेजेस। तो आपने बस ये करना है बेसिकली कि जस्ट उस टाइम आप लोगों ने ना थोड़ा सा अपने आप को कंपोज्ड और कॉम रखना है और कोशिश करना है कि जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना तो फिर हमने उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच रहे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। उस टाइम वहाँ पर सोचने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम लोग थोड़ा डिफीट फील कर रहे होते हैं ना, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 भी नहीं आ रहे तो फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज दोबारा से स्लाउच करना स्टार्ट कर देगी। उस टाइम हम लोगों ने दोबारा अपने आप के साथ कनेक्ट करना है और अपने आप को कहना है जस्ट स्टे कॉम, एक ब्रीदर ले लें, ठीक है। रिमेंबर टू ब्रीद ड्यूरिंग योर इंटरव्यू पूरा टाइम। और एंग्जाइटी रिलीविंग टैक्टिक्स में भी ना ब्रीदिंग मेथोडोलॉजीज बहुत मैटर करती हैं। ये मैं क्लास के एंड पे आप लोगों से एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करा दूंगी ताकि उस टाइम हम नॉर्मल रहें। अच्छा, देन बैड सिचुएशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी होगी। इन केस हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस थे जो नहीं आ रहे, अब हमने अपने आप का ना कॉन्फिडेंस किस तरह रिटेन करना है और एग्जामिनर को बताना है कि आई कैन डू दिस, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। उस टाइम आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है ना, कोशिश करें कि उसको इस तरह आंसर करें कि दिस इज द बेस्ट डैम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आंसर राइट नाउ। अपने क्वेश्चंस को ना वन वर्ड मत रखें, मतलब अगर वो कोई चीज पूछ रहे हैं तो कोशिश करें टू आंसर इन सेंटेंसेस, ठीक है। मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कैन यू प्लीज टेल मी द टू इंटेग्रल रीजंस फॉर द फॉल ऑफ ढाका, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? Fall of Dhaka. Basically, there were two main reasons. One is political reason, and another reason was ethnicity. Yes. ठीक है, how will you answer it? I think so. The first reason was the intervention of Indian government in that to destabilize Pakistan, and the second was the distance of Pakistan and Dhaka. That was there was no land route that connects between East and West Pakistan. So I think so that the political as well as the land connection was the two major reasons that resulted in the fall of Dhaka. ठीक है, आप बताएं। The fall of Dhaka, there were many reasons for it. One was the global economic crisis, and we have hostile neighbors in the east, like India, that contributed a lot in the fall of Dhaka. Okay. There are many reasons behind the fall of Dhaka. Initially, first and foremost is the huge gap between both areas. And secondly, there was discrimination of the rights, whether they are political, whether they are economical, and so many other social. So these remain the Dhaka to fall. ठीक है, अच्छा, एमन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, एंडिंग थोड़ी सी वीक हो गई थी, ठीक है, वो आप फिर उस पर आ गए थे। अच्छा, आपने ना आई थिंक सो 2 दफ़ा बोला है। अपने इंटरव्यू के दौरान ना हम लोग अजम्पशंस नहीं कर, आप सबको आंसर पता था, ठीक है, लेकिन जो बताने का तरीका था ना उससे थोड़ी सी मुझे फील हो रहा है कि मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट आई एम आंसरिंग, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंस मैटर्स। आपने 2 दफ़ा जब आई थिंक सो बोला था ना, हालांकि यू आर राइट, वट एवर यू आर सेइंग यू आर राइट, यू डोंट नीड टू से द वर्ड आई थिंक सो, जस्ट एक्सक्लूड दिस एंड जस्ट मूव ऑन टू द आंसर, बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप दोनों ने कहा कि देयर आर मेनी रीजंस, मैंने स्पेसिफिकली 2 पूछे थे। द 2 मेजर रीजंस दैट आई थिंक ऑफ, इस तरह आई कैन थिंक ऑफ, आई कैन, बल्कि थिंक वाला वर्ड निकाल लें कम्प्लीटली, हाँ, आई कैन रिकॉल एट द मोमेंट, हाँ आई कैन रिकॉल राइट नाउ आर, और फिर वो 2 रीजंस बता दें एग्जामिनर को। अच्छा, और एंडिंग जो होगी ना आपके आंसर की, आपने अपने क्वेश्चन, आपने वो 2 रीजंस बताए, फिर आपने उसके बाद बोला, फिर आप और जस्ट उन 2 रीजंस के बाद रिमेन क्वाइट। वो जो एंडिंग, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी सबके साथ हुआ है, हमारी एंडिंग वीक हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर हमें यूं देख रहा होता है तो हमें लगता है हमें बोलते रहना है, वो बोलते नहीं रहना। समटाइम्स वी नीड टू स्टे क्वाइट। हमने लंबे 2 सेंटेंसेस बोल दिए, देन वी रिमेन क्वाइट, और फिर एग्जामिनर आपको दूसरा क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो आंसरिंग कॉन्फिडेंटली वेरी मैटर्स। फिर उसके बाद, अच्छा, लेट्स से कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, what is your opinion on the Ukrainian crisis going on right now? Basically, it is based on territorial. It is basically based on territorial war that Russia is in a stance that they don't want Russia to join the NATO, so they try. हाँ, नहीं, पूरा करें, आपको पता है आंसर।
It is basically territorial war, Yes. and American and basically Western bloc is trying to show their interest in Ukraine, and she tried to. She is basically. No, not. ठीक है, कोई बात नहीं. अब शी नोज द आंसर. ठीक है, आपने ना जो छोटी मिस्टेक की है ना, इंस्टेंट रिप्लाई की है. ठीक है, आपको ये करना चाहिए था जब मैंने आपको ओपिनियन दी है ना, एकदम से कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट. ठीक है, तो और प्लस आप इधर मेरे सामने बैठे हुए तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी तरफ ही आता है. तो लेकिन शुरू में वेन एवर यू आर बीइंग आस्क्ड एन ओपिनियनेटेड क्वेश्चन, पॉज प्लीज, पहले पॉज करें. हम एक काम करते हैं, मैं टाइमर ऑन करती हूँ और मैं अब देखूंगी कि आप लोग कितने सेकंड्स पॉज करते हैं. आई विल मेक आई कॉन्टैक्ट विथ यू टू मेक यू नर्वस. ठीक है, क्योंकि मैं जब एग्जामिनर यही करेगा, वो आपके पास आपको नहीं देख रहा होगा. जब वो आई कांटेक्ट मिला रहा है ना, तो देन यू आर गेटिंग मोर नर्वस कि ही इज वेटिंग फॉर माय रिस्पांस. लेकिन मैं आपको जब टाइम बताऊंगी ना कि सिर्फ इतने सेकंड्स गुजरे, तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि मतलब ये तो बहुत ही कम टाइम था. मुझे मेरे दिमाग में ये दिस वाज एजेस. ठीक है, तो लेट्स गो टूवर्ड्स थोड़ा सा हम ओपिनियन पे अब आते हैं. मिसबा विल कम बैक टू यू. Eamon, what is your opinion on the current economic crisis of Pakistan? How do you think the country can go forward in retaliating an economic crisis as like Sri Lanka is going through? Currently, Ji. Pakistan is facing. Can you repeat your Yes. question, please? My question is, what is your opinion on the ongoing economic crisis of Pakistan? How can Pakistan move forward so that we don't end up like Sri Lanka? Alright. In this current scenario, Ji. there are many reasons behind the economic challenges being faced by Pakistan. In this regard, first and the foremost is the leading corruption. Leading corruption is damaging our economy gradually. Due to money laundering, the level of black money is enhancing. This actually eating our economy. And on the other hand, and secondly, we are not have proper planning regarding our strengthening our economy. Such as we are an agrarian country, but we are not giving proper education towards agriculture, so that at least we strengthen our single department. Then second and thirdly, we have not proper rules and regulation regarding the economic strength, such as if there is any issue or there is any cases that found according to corruption, or there is other cases, but elite class are the maximum so for powerful class, they get rid of any problem, but the poor person will remain stuck. So due to these reasons, our country is becoming towards failure country, especially in the economic context. As far as Sri Lanka is concerned, due to COVID-19, mostly 60 to 70% of the Sri Lankan economy based on the tourism. And Pakistan is not giving proper attention towards tourist industry. So that's why they had lack of foreign reserves. So as far as Pakistan is concerned, we have a penalty of foreign reserves, because many of the people from the Pakistan are working in the other countries. So as compared to Sri Lanka, the situation of Pakistan is quite better. But we have to take some major initiative that we can resolve our economic crisis. First and the foremost is eradicating corruption. That we will, if we want to eradicate corruption, we have to take strong measures, that we give some punishment to those who are involved in corruption. Secondly, we should pay proper attention towards education. That if we get enhances education, it will enhance the environmental issue as well as the industrial field work.
So it will strengthen Pakistan and enhance and create different experts in different fields. So it will also enhance foreign direct investment. थैंक यू. अच्छा, एमन एंड पे नॉड नहीं करना, ठीक है? नॉड नहीं करना, नॉड मतलब एज इन ये थैंक यू ये नहीं करना, ठीक है? तो जाके एमन थोड़ा सा जो है ना हाँ, फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट थोड़ा सा रंग थोड़ा में सा बदल जाता है. हाँ, ठीक है. So लेकिन आपका आंसर बहुत अच्छा था. आंसर आपका हाँ, रीजंस. अच्छा, दूसरी बात ये एमन प्लीज जब आप बात कर रहे थे ना आप मेजर उस पर आ गए थे, पर अच्छा इकोनॉमी में ना थोड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पे हम पहले डिस्कशन करते हैं. ये बात याद रखिएगा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, हम लोग हमेशा ना स्ट्रक्चरल बड़े मसलों पे पहले फोकस करेंगे, देन विल कम ऑन टू सोसाइटल एंड इंडिविजुअल लेवल, ठीक है? तो करप्शन का सबसे करप्शन और एलिटिज्म वाला जो फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक और लीडरशिप गैप पर आ जाता है, विच इज कंसिडर्ड सोसाइटल एंड इंडिविजुअल. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में ना यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट द टैक्स, ठीक है? हाँ, टैक्स गैप बहुत इंपॉर्टेंट. यस, ये सारी बातें आपको पता है. एग्जैक्टली, यू नो अबाउट द ट्रेड डेफिसिट, यू नो अबाउट द फिस्कल डेफिसिट दैट द कंट्री इज गोइंग थ्रू, द टैक्स रिफॉर्म्स जिनकी हमें सबको जरूरत है. ये सेफ आंसर्स होते हैं, इसमें आपकी ओपिनियन नहीं आ रही. इधर ना थोड़ी एंटी एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपका नजर आ रहा था कि यू आर सेइंग कि बेसिकली द बिग पीपल आर होल्डिंग ऑल द कार्ड्स एंड द लिटिल पीपल आर सफरिंग, ठीक है? द जॉब दैट यू आर गोइंग थ्रू फॉर, हाँ यस, और अच्छा, और जो जॉब हम जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, ऑल ऑफ यू पीपल आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, ठीक है? जब हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपने ओपिनियंस में लेके आते हैं, ठीक है? इवन इफ वी डोंट एग्री विद देम एट द मोमेंट, ठीक है? अब जब हम लोग यूक्रेनियन क्राइसिस में बात करेंगे तो हम पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव अपनी ओपिनियन बना देंगे. जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो लिस्ट ऑफ रीजंस उन्होंने दिए हुए ना कि क्यों हमारी इकोनॉमिक डिले हो रही है, डिके हो रही है, तो वो हमारा ओपिनियन होगा. ये बात आप लोगों ने रियलाइज करनी है कि हमारा ओपिनियन जो है ना वो स्टेट ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, विच इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है? यूर अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, आप वही बात करेंगे जो आपका मुल्क आपको कह रहा है. अच्छा, amidst the Pakistan's political crisis, how do you think we can get out of it? According to my opinion, the current political crisis that Pakistan faces is basically mostly dependent upon the economic destabilization of Pakistan. That is the root cause of political scenario. Apart from that, the passive role of major population in activeness in the politics, that is also causing the political destabilization in the country. And I think so, and according to my opinion, Pakistan can get out of this political instability if it works on the economy. Because in the modern world, in this era, the economy is everything. If the economy of the country is well, the country is well. So, but what do you think about the polarized politics that's plaguing the Pakistan's current political scenario? That is also a reason, but apart from polarization, the economy is the major cause that is destabilizing the country. The performance of the departments are not as they should be. That is also due to the economic destabilization. Like at this point, Pakistan is isolated at international forum. That is also due to the economic destabilization. The political elites and the departments are quarreling with each other on the basis of political, the long march and all the things that are also related, and the slogans are mainly dependent on the economic destabilization of the country. So there must be the steps to stabilize the economy of the country. Can you tell me 2 major steps that we need to do as a country right now? Firstly, the major step that can stabilize the country is the focus on the industrialization of the country. There must be a value-added product production despite of the export of the raw material. For this, the industrialization zone of CPEC must be in the focus. Secondly, the internal management of the country. That includes the modern banking system, digitization, and the reduction of the money laundering, as well as the tax exemptions. These 2 major things can stabilize the economy of Pakistan. My question was specifically on politics. You talked about economy, but we're still going to connect it with the political point. Connect it with the political point, please.
Basically, I thought that at the second time you asked that how we can stabilize our economy. But after stabilization of the economy, the country's politics will also be stabilized. That is a direct relation of politics and economy. As I said, that if we see the last 3 to 4 long marches or the the slogans for the anti-governments of the last 2 to 3 governments, that was totally purely based on the economic. Like there is much inflation, there is like trade deficit, balance of payment is increasing, and the energy crisis that is leading towards the political destabilization is also dependent on the economic destabilization, because the balance of payment that is related to the energy crisis, and due to the energy crisis the political governments are getting weaker. Okay. अच्छा, what you guys witnessed here right now was cross questioning, ठीक है? अब मैंने जानबूझ कर ना इनको थोड़ा सा इन्होंने एंड पे हालांकि मैंने खुद पूछा था, इन्होंने खुद ही मुझे डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स के ये इकोनॉमी का पॉइंट, ठीक है? मैंने इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोला कि मैं तो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं आए? ये करते हैं पैनलिस्ट, ठीक है? आपका आंसर ठीक था, यू वर कॉन्फिडेंस, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट केम टू लाइक कन्वेइंग हिज मैसेज एंड स्टिकिंग टू द पॉइंट कि हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से हम पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से पे सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट्स पर, और जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स भी हैं, जो हमारी लॉन्ग मार्चेस वगैरह होती हैं, वो सारी इसी रीज़न की वजह से होती है क्योंकि हमारी कंट्री अभी इकोनॉमिकली स्टेबलाइज नहीं हो पा रही, ठीक है? ये इनका आंसर था। और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ना जानबूझ के थोड़ा सा तंग करने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, आप इकोनॉमी पे ले आए हैं। इसी तरह ना जब भी आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए और आपको लग रहा है कि एग्जामिनर आपको जानबूझ के थोड़ा सा मिसलीड कर रहा है, तो स्टिक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट यू मेड। शुरू में जो आपने पॉइंट लिया था ना, उसी पॉइंट पे हमने आगे लेके जाना है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी सी विटनेस की है इसमें। अच्छा, आपका 10 सेकंड पॉज था, ठीक है? आपका 7 सेकंड पॉज था, ओके? तो आप लोग उस टाइम फील हो रहा था जब मैं देख रही थी आई कॉन्टैक्ट, जब मैंने मेंटेन किया होता कि बहुत लंबा पॉज हो रहा है? आपको क्या लगा था कितने सेकंड्स? 10 सेकंड्स, सिर्फ 10 सेकंड्स का पॉज था। इट डिडंट इवन मैटर, आपका सिर्फ 7 सेकंड्स का पॉज था, डिड नॉट मैटर, ठीक है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन जी जी पूछना चाहूँगी कि मेरे साथ लास्ट टाइम मैंने मॉक मतलब ज्वाइन किया था, मेरे साथ इशू ये कि जब मुझे आंसर पता भी हो कंप्लीटली ब्लैक आउट हो जाता है, मैं बात नहीं कर सकती। Even sir asked me about my district, I could not answer. I don't know why. I was just completely blank. हाँ, So I understand. how can I overcome this? ठीक है, हम लोग ना ब्लैकआउट के ऊपर भी ना एंड पर एक सेशन थोड़ा सी डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ उस टाइम हम लोगों ने क्या करना होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग की जिस तरह पॉलिटिक्स को मैं लेके गया इकोनॉमी के, आपने पूछा था इकोनॉमी को बेहतर करने के 2 वेज बताएं। मैंने पॉलिटिक्स पूछा था, मैंने कहा कि पाकिस्तान की भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ना, तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स को ठीक कर सकें। आप ले आए थे इकोनॉमी की तरफ। आपने क्वेश्चन किया पॉलिटिक्स के बारे में, ये पॉलिटिक्स को डायरेक्ट इकोनॉमी में लेके चले गए हैं। तो अगर हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स पे ही रहें कि अगर हम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, हाँ, आप ये भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपनी मेजर आर्गुमेंट इकोनॉमी रखी, वो किया। आप पॉलिटिकल, मैं भी यही देख रही थी कि पॉलिटिकली सेंट्रिक सवाल आप क्यों नहीं, व्हाई आरंट यू एड्रेसिंग द पॉलिटिकल प्रॉब्लम? क्योंकि इकोनॉमी तो चल रही है, वो तो हमारे, इसलिए मैं भी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ले आई थी कि ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स वाला पॉइंट ये क्यों नहीं एड्रेस हो रहा, ठीक है? अच्छा, फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं अब जानबूझ के आप लोगों को ना फ्रेजल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप लोगों से, ठीक है? आई कैन आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस के व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोसाइटल डिके ऑफ द कंट्री, लेकिन मैं जानबूझ के उसको इस तरह रिफ्रेज कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि क्वेश्चन क्या है। आप लोगों के जो रिटन पार्ट भी था उसमें भी ये होता था मिसलीडिंग क्वेश्चंस, और ये आप पे जानबूझ के सिचुएशंस डाली जाती हैं क्योंकि जब आपकी जो आप जॉब नेचर है उसमें यही होगा, आप लोगों से चीज़ें पूछी जाएंगी, आप लोगों ने उधर वो होना है, ठीक है? अच्छा, अब आपकी हम एक्सरसाइज करते हैं। लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अच्छा, आप दोनों से अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, दोनों ने 1 मिनट में जवाब देना है, ठीक है? और मैं बहुत आसान सवाल पूछूंगी। What is your opinion on the current transgender bill? My opinion on the current transgender bill is that it's a bill regarding the rights of the transgender community, and it was just recently passed. So we've got a biased approach towards it also in our society as well as in the mainstream media as well. What do you think are the 2 most important stakeholders of the bill?
The important stakeholders of the bill, it's actually on which it is to be applied, that is the transgenders, Yes. and next is the state. Okay. Taking the religious belt's opinion aside, do you think that this bill grants all of the rights to the transgender community? What do you think are the positive effects of this bill for the transgender community? As I'm told, the transgender community also has their counter arguments against this bill, or I would say their narrative of the bill. Speaking in regards of the religious point of view, I specifically said exclude the religious point of view. Yes. What rights do you think will be protected under this law? it is actually a safeguard for their fundamental rights and mostly their liberty while living in being a part of. Don't you think the financial inclusion of the transgender community is one of the most important points? The financial inclusion, it is actually helping the transgender community to live their life with liberty, with financial liberty, or with their fundamental. How will it help them financially? It will help them to gain and secure jobs. Yes. And that's what they can do. They can run businesses. Okay. So they won't be considered the status quo transgender, and this will bring much liberty in their life. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है कि अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए जो थोड़ा सा अभी हॉट टॉपिक है और थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड ओपिनियंस है, उनको हम किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें, इसलिए मैं बार बार कह रही थी एक्सक्लूड द रिलीजियस नैरेटिव, उस पर हम लोग भी डिस्कशन नहीं करेंगे। एक लाइन जो आपने बोली है ना, अच्छा जब बिल की बात होगी ना तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी पे ज़रूर एम्फसाइज करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सोसाइटल उस पर आ जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स पे हमने ज़्यादातर बात करनी है, कि इसलिए मैं आपको पुश कर रही थी कि उस चीज़ पर आएंगे, मतलब जॉब्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनेंशियल लिबरेशन अगर इस कम्युनिटी की नहीं होगी तो फिर उसकी वजह से भी जो नेगेटिव स्टेटस को बना हुआ है टूवर्ड्स देम, वो एक्सक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जब भी हम कोई इस तरह का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम हर स्टेक होल्डर को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जो दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेट है और ट्रांस कम्युनिटी है। मैं चाह रही थी कि ये भी मेंशन करें कि द रिलीजियस बेल्ट, क्योंकि उनका एक बड़ा अभी एक नेगेटिव आइडिया आ चुका है टूवर्ड्स इट, और द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस बिल, फिर उसके बाद द फेक न्यूज़ दैट्स गोइंग ऑन, ठीक है। इन चीज़ों को भी हमने एड्रेस करना था, लेकिन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए था, ओके। तो ये अच्छा हैंडल किया था आपने। तो और आप ये भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आपने थोड़ा सा वो जो पॉज लिया था ना, 9 सेकंड का पॉज था, फिर 3 to 4 सेकंड्स आप बोल रहे हो कि माय ओपिनियन ऑन दिस, इस पे मत करें, स्टे क्वाइट, ठीक है। उस टाइम वो जो 3 सेकंड्स था ना, वो 12 सेकंड्स का पॉज हो जाता ना, इट वुड हैव बीन मच बेटर देन द एक्सटेंडेड 9 जो अभी लीड करेगी टुवर्ड्स योर आंसर, ठीक है। यू गॉट अ लिटिल नर्वस ऑब्वियसली, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हुआ था, तो उसमें नहीं होना। हम लोगों को आज हमने ये भी सीख लिया ना कि थोड़ा सा पॉज करने से कुछ भी नहीं होता। ये 12 सेकंड्स कुछ नहीं है, 10 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, दिस वाज नथिंग, ठीक है। अच्छा, अब मिसबा का एक सवाल है कि अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, हम ये ब्लैकआउट होना ना बहुत नॉर्मल है, ये हमारी बॉडी ना बेसिकली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है जब हम इन सिचुएशंस में होते हैं। हम सब ब्लैक्ड आउट ही होते हैं इन इंटरव्यूज में, लेकिन इस ब्लैकआउट को ना अवॉइड करने की ये सिचुएशन होती है कि एक तो क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ, एक तो आप लोगों की ना ये सिचुएशन होती है कि ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं इसको, ठीक है। ग्राउंडिंग टेक्निक ये होती है कि जब हम किसी रूम के अंदर आते हैं ना, तो हम थोड़ा सा बैठते हैं और पहले हम लोग नोटिस करने की कोशिश करते, हम लोग सब पैनल मेंबर्स की तरफ देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग विजुअली सबको देख रहे हैं। थोड़ा सा आप टेबल और अपनी चेयर को एडजस्ट करेंगे तो आपने फिजिकली देख लिया, ठीक है। उसके बाद उन्हें सलाम करेंगे और इनिशियल कॉन्वर्सेशन जो आपकी होगी ना, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट करने की कोशिश करेंगे, और हम इस माइंडसेट से जाएंगे
कि एसेंशियली वो लोग इसलिए बैठे हुए हैं उधर ताकि वो ये देख सकें कि इस रोल के लिए बेस्ट बंदा है या नहीं, ठीक है। वो उस बंदे की मेरे से ना कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है और मेरा और उसका कोई पर्सनल वो है ही नहीं। इवन इफ क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंस, दिस इज जस्ट अ प्रोफेशनल थिंग, और उस बंदे ने भी अंडरस्टैंड करना है कि ये हाई प्रेशर सिचुएशन है वगैरह। तो इसके लिए प्रैक्टिस ग्राउंडिंग टेक्निक, ग्राउंडिंग का ये मतलब है ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट दैट यूर इन, ठीक है। एज इन के अब जिस तरह मैं CSS के पेपर जब देने जाती थी ना, तो मैं आधा घंटा पहले पहुंचती थी हॉल में, ठीक है। उधर बैठ करना, थोड़ा सा बंदा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अपनी इन्वायरमेंट देखना। बेसिकली FPSC में तो एक ना वो होता है, एक लॉन्ग हॉलवे होता है, आप वॉक करके जा रहे होते हो, आप ना हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो जहां तक आप ऑब्जर्व कर सको। उससे आपका दिमाग ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ ये जगह थोड़ी फेमिलियर सी है, मेरे पे ना वो नहीं होगा, कोई ज्यादा कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, नथिंग वर्स्ट कैन हैपन, ठीक है। आई हैव, और मॉक एग्जाम्स देके ना अपने आप को बताएं कि मतलब इसको कहते हैं अपने आप को एक्सपोज करना। एक्सपोजर टू फियर इज बेसिकली अ वेरी गुड मेथड ऑफ अवर्टिंग फियर, ठीक है। तो ब्लैकआउट के लिए एक तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ये थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, इस पर आप देखिएगा कि कौन कौन सी अप्रोप्रिएट ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो उस रूम में उस टाइम हो सके। टच, विजुअल और ऑडिटरी, ये ज्यादा मैटर करती हैं। फिर उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी, ये है आपकी कि आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो तो एक्सपोज होते जा रहे हो उस एनवायरनमेंट से, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि हैव योर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, तो उसी इंट्रोडक्शन को ना और अपने आप को शीशे में एक दफा देखने से, इन चीजों से रेडी होने से ना आप वो होते हो। और विजुअलाइज किया करें अपने आप को ना, इस माइंडसेट से डालें कि अच्छा मैं वॉक करके जाऊंगी, मैं उस रूम में बैठी हुई होंगी, वहां पे मेरे से क्वेश्चंस किए जाएंगे, अगर मेरे से वो ये क्वेश्चन कर रहा है तो मैं इसको इस तरह हैंडल कर रही हूँ। ये रोल प्लेइंग टेक्निक्स होती हैं जो आप अपने दिमाग में बार बार प्ले कर रहे होते हो। इससे ये होता है, रोल प्ले करने से ना ये इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ना कुछ भी पूछा जाए, अब जिस तरह हमारी अभी काफी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है, काफी रिलैक्सिंग सिचुएशन है, हम आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस अपने आप को ना रिलैक्सिंग सिचुएशंस में मुश्किल में डालें, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, मॉक्स से गुजरें ताकि हम लोग एक्सपोज हो जाएं, फिर हमें डर नहीं लगेगा। और ब्लैकआउट होना नॉर्मल है क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग ना फोकस ही उस आंसर या उस क्वेश्चन पे कर रहा है, तो यू विल बी ब्लैक्ड आउट। हम सब ब्लैकआउट हुए होते हैं, लेकिन जब हम रूम से बाहर निकलते हैं ना, तब फिर हम रियलाइज करते हैं कि ओ अच्छा, आई वॉज ब्लैक्ड आउट, और दैट्स नॉर्मल। लेकिन हम लोग उसको फाइट इस तरह कर सकते हैं कि एक तो हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, ग्राउंडिंग टेक्निक, उधर जगह पहले पहुंच जाना। आप चाय पीते हो, चाय आपको पसंद है, वहां पर ना तो वहां पर आप लोगों का जो वेटिंग रूम होता है ना, उधर चाय और वो चीजें पड़ी हुई थी, चाय बिस्किट वगैरह, चाय पी लीजिएगा इंटरव्यू से पहले जाने से, थोड़ा सा नर्व्स कॉम हो जाएंगे। मैं चाय नहीं पीती, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तो FPSC वालों ने सर डेविड ऑफ की कॉफी भी रखी हुई थी इस रूम में, तो वहां पे मैंने कॉफी पी ली थी, ठीक है। वार्म ड्रिंक भी जो होती है ना, वो भी आपको थोड़ा कॉम कर देती है, तो वार्म वाटर, वार्म ड्रिंक, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हो करें। दूसरी चीज़ ये, इंटरव्यू वाले दिन कुछ ना पढ़ें, ठीक है, दिस इज़ माय ओपिनियन, क्योंकि आई थिंक आपके दिमाग ने जितना इन्फॉर्मेशन रिटेन करना था कर लिया, अब आपने सिर्फ अपनी नींद पूरी करनी है, वहाँ पर जाना है, सेंटर पे जाना है, सेंटर पे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट रखना है लोगों से, ताकि सबके साथ ये ज़्यादा एंक्शियस डिस्कशन ना हो रही हो। इंटरव्यू देना है और फिर इंटरव्यू के बाद जस्ट रिलैक्स एंड कॉम डाउन के हो गया, ठीक है। आज बेसिक जो हमारा पर्पस है हाँ। सॉफ्ट स्किल्स पे ही था, सो वो जो बेटा इसकी जो एप्लीकेशन आपने वो आप किया, मॉक्स में जो करोगे। मॉक्स का जो आपका ओरिजिनल जो हमारा लास्ट सेशन है सैटरडे को, उस दिन जो है आपने इसको जो है ना सही तरह से हाँ, इंटीग्रेट और उस दिन आप वापस मेरे पास आ जाओगे, अपना पूरा एक्सपीरियंस मुझे बता दूंगा, तो फिर we'll work on it further, ठीक है। अच्छा, बस मैं आप लोगों को I'll show you what I wore इंटरव्यू में। ज़्यादातर ना लड़कियों के लिए बेहतर होता है कि वो मोनोटोन कपड़े पहने। मोनोटोन में आप डार्क भी जा सकते हो, लाइट भी जा सकते हो, और मोनोटोन से ये होता है कि कोई फ्लैशी चीज़ इतनी वो जाहिर ना ही हो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो सर पे दुपट्टा लेने से, तो फिर लो, जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन योर ड्रेसिंग दैट डे। आपको ना जो शूज़ आपके होते हैं वो होते हैं कोट शूज़, फीमेल कोट शूज़, वो बहुत अच्छे होते हैं। मेट्रो पे ना बहुत अच्छे भी आए भी हुए हैं, ब्लैक या बेज लेना, ठीक है। इनमें से जो आपके सूट के साथ जाएगा उस दिन, ब्लैक या बेज। मेट्रो पे आजकल ये शूज़ भी आए हुए हैं, कोट शूज़। और उस दिन ना आप लोगों ने वो पतली वाली जो सॉक होती है ना, वो पहनिएगा कोट शूज़ के नीचे। कोशिश कीजिएगा आपकी हील ब्लॉक हो, ब्लॉक हील, ताकि आवाज ना आए जब आप वॉक करके आ रहे हो इंटरव्यू रूम में।
अगर आप सर पे दुपट्टा लेते तो पिन कर लें ताकि वो दुपट्टा बार बार ना गिरे और आपकी अटेंशन उसकी तरफ ना हो. पिन योर दुपट्टा. फिर उसके बाद मोनोटोन आपका रहे. मैं आप दोनों को दिखा देती हूँ जो मैंने पहना था. ये बहुत सेफ रहता है लेकिन हल्का सा प्रिंट भी मैटर नहीं करता. ठीक है, जस्ट अगेन वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ ना वही पहनिएगा. फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने जो अपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे उनमें मैंने वही आउटफिट पहना हुआ था जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था. वो मरून कलर का एक मोनोटोन ड्रेस है. मेरे पास मेरे साइकोलॉजिकल के भी डेज थे तो मरून, बेज और ग्रीन, डार्क ग्रीन, मैंने ये कलर्स पहने थे. आप लोग डार्क ब्लू भी पहन सकते हैं, मरून पहन सकते हैं, फॉन या बेज कलर या ब्लैक कलर. ठीक है, मोनोटोन सेफ रहता है. ओके, बटन्स वगैरह ये चीज़ें मैटर नहीं करती. बस कोशिश ये करें कि आपके ड्रेस पे ज़्यादा टेंशन ना आ रही हो. ठीक है, दैट इज़ इट. मेकअप लाइट कीजिएगा उस दिन. ठीक है, आप लोगों की अगर हल्की सी पिंक लिपस्टिक है तो दैट इज़ इट. और बल्कि फेस आपका क्लियर हो और आपकी ना फ्रेश लुक थोड़ी सी आए टूवर्ड्स द एग्जामिनर. थके हुए आप लोग ना लगे. इसलिए नींद पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू. नींद पूरी करनी है. और आप लोगों ने कोई और ड्रेसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं या फिर दैट्स इट. हाँ, और ज्वेलरी मिनिमल. अगेन कुछ डैंगलिंग ना हो प्लीज. जो चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी ना हो. आप लोग वॉच पहन सकते हैं. ठीक है, स्टड्स लगा सकते हैं अपने गानों में, वो बस ठीक होते हैं. और दुपट्टा लेना तो आप दुपट्टा लें. अगर बाल खोलने हैं तो फिर उनको मेक श्योर के बाल पीछे हों, सेट हों, ताकि एग्जामिनर आपके फेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हो. दैट शुड बी योर प्राइमरी एफर्ट. ठीक है, डोंट ड्रॉ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स योरसेल्फ. दैट्स इट. और कलर पैलेट अगर आप लोगों को फॉर मोनोटोन ड्रेसिंग चाहिए तो गूगल कीजिएगा लाइट एकेडेमिया कलर पैलेट, लाइट एकेडेमिया एंड डार्क एकेडेमिया कलर पैलेट. इनमें से ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास. एकेडेमिया कलर पैलेट्स जो होते हैं ना वो आपको बहुत वो कलर्स दिखा देंगे तो उसमें जो आपको सूट कर रहा है यू कैन गो फॉर इट. इसमें बहुत वैरायटी है. ठीक है, तो ये ड्रेस कोड पे भी डिस्कशन हो गई. एंड दैट बेसिकली कंक्लूड्स आवर सेशन फॉर टुडे. अगर आप लोगों में से किसी के पास और कोई क्वेश्चंस है सर, आप ड्रेस कोड का उन्हें बता दें. बस नहीं लगता आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो सबसे पहले नींद पूरी करनी है. ठीक हो गया. ड्रेस उस दिन आपने बिल्कुल मुनासिब पहना था. ठीक है, अगर जूतों से शुरू करें तो जो तस्मे वाले जिन्हें ऑक्सफोर्ड शूज़ कहा जाता है वो प्रायोरिटी होते हैं, वही पहना करें. दूसरा, टाई जो है जिस दिन आप आए थे पहन के वो बिल्कुल सही थी, प्लेन और एक ही कलर में. एंड यू आर आई थिंक फाउंड ऑफ वेयरिंग सूट्स, तो उस दिन आपका कंपोजर बिल्कुल ठीक था. सो दोनों ड्रेसेस जो हैं वो ये एक्सेप्टेबल है. सो बाकी आप ज़रा प्रॉपर अपनी बियर्ड का खत करा के जाएँ. ठीक है, एक डू हैव अ गुड हेयर कट एंड सो इज़ द केस विद यू. तो आप दोनों चूँकि बियर्ड आपने रखी है तो इनको ज़रा प्रॉपर्ली जो है आप उसको अरेंज करके जाएँ. सो बाकी सो फार आपका जो पहला मॉक इंटरव्यू था उसमें जो है आपकी अपीयरेंस उसके बारे में आपको राय दे दी गई थी. सो मज़ीद ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो अगर तो जेंटलमैन, इफ़ यू आर वॉचिंग हियर देन यू मस्ट वेयर अ प्रॉपर ड्रेस एंड बी केयरफुल अबाउट योर कलर ऑफ द टाई. बहुत ज़्यादा शॉकिंग कलर आप ना पहने. एक सिंपल जो है स्काई ब्लू जो है इट वुड वर्क, मरून वुड वर्क, मगर कोई शॉकिंग कलर इस तरह ना हो. और कोशिश करें कि आप अगर 2 पीस पहन लें दैट इज़ फार बेटर. अगर आपको 3 पीस पहनने का शौक है तो फिर ज़रूर पहने, मगर बैठते हुए ज़ाहिर है आपको जो है वो फिर एडजस्टमेंट भी अपनी उसी तरह करनी पड़ेगी. सो आप चूँकि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बहुत इस तरह की ओकेजन नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप एग्जूबरेंट जो है ड्रेसेस वो पहन के जाए. सो एक सिंपल, एक डिसेंट ये ड्रेसिंग जो है आपकी रिक्वायरमेंट है. सो मोर लेस जी आज हमने सॉफ्ट स्किल्स पर अपना सेशन किया था. हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू टेक ब्रेक्स वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़. सो यही हमारा मेन मकसद था. और ये पहले मॉक इंटरव्यू के बाद इसलिए अरेंज किया गया था क्योंकि उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी. अगर ये आपको पहले बताई जाती तो फिर आप अपना सेल्फ एनालिसिस उस तरह ना करते कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि जिस वक्त आप फाइनल मॉक इंटरव्यू में जाएँ तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके जाएँ. जो आपके अंदर गैप्स हैं, खामियाँ हैं, हर इंसान में होती हैं, मगर चूँकि कहा गया कि इंटरव्यू में हम सब जो है कोशिश करते हैं कि उन खामियों को उस लम्हे एक्सपोज ना करें और ना ही उससे किसी को फ़ायदा उठाने दें. सो दैट वाज आवर सेशन रिगार्डिंग द सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू. डियर स्टूडेंट्स, द ऑनलाइन वन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर participation. So I hope all of you have learned a lot from this session. Thank you very much, sir. Thank you very much, everybody.